हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है परमाणु एवं अणु। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम देख लेते हैं अध्याय एक नजर में, मतलब क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है रासायनिक संयोजन के नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है डाल्टन का परमाणिक मॉडल और परमाणु और अणु। ठीक है। उसके बाद में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का अस्तित्व, फिर अणु के प्रकार, आणविक द्रव्यमान, सूत्रिकाई द्रव्यमान और आणविकता। ये हमें इस अध्याय में पढ़ना है। चलो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है रासायनिक संयोजन के नियम। ये क्या होता है? रासायनिक संयोजन के नियम क्या होता है पढ़ते हैं। किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। आपको 9th क्लास में यही दो पढ़ने हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रासायनिक संयोजन क्या होता है। तो रासायनिक संयोजन होता है किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है और उन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। भैया द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का सृजन या विनाश संभव नहीं है, ना ही इसका निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए नियम का उपयोग तरीकों से किया जाता है। कोई भी अभिक्रिया है उस नियम का उपयोग हम कैसे करते हैं बताते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि इसका ना तो निर्माण होता और ना ही विनाश होता। ठीक है। लेकिन इसको उपयोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग करते हैं कि जैसे मैंने H2O लिखा, ठीक है। अब ये टूट कर क्या करेगा? H2 प्लस O2 बनाया। तो इसका क्या कहता है, जो इसके अणु होंगे, क्या होंगे? अणु होंगे। तो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? एक दूसरे का बराबर होगा। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। कि अभिकारक और उत्पाद के बीच का द्रव्यमान रहेगा वो बराबर रहेगा। ठीक है भैया। देखिए जैसे एम ए बराबर एम बी बराबर एम ए बी, तो मैंने लिया H2O प्लस O2, तो H2O हो गया। H2 में कितने अणु हैं? 2। O2 में कितने अणु हैं? 2। तो ये कितने अणु हो गए? टोटल 4। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन को रेशियो गुणा किया, कितना उसका ग्राम हो गया? 4। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 8 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो गया? ये 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। 16 और 16 ग्राम वजन हो गया तो 200 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 32। 32 और 4 36। तो जो अभिकारक और उत्पाद के बीच का जो द्रव्यमान है वो बराबर है। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी एक उदाहरण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि दोनों ओर, मतलब अभिकारक और उत्पाद के बराबर बीच जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा। आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के बराबर है। अब आता है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक, यौगिक
सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। मतलब स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि ये उन्हीं पदार्थों से या उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा या निर्माण होगा जिससे ये मिलकर बना है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहेगा, चाहे ये यौगिक किसी भी स्थान से लिए गए हों अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। तो आप देख रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि वह जिस भी पदार्थ से, जिस भी यौगिक से मिलकर बना है या जिससे भी निर्मित हुआ है उसका द्रव्यमान हमेशा कैसा रहेगा, सदैव रहेगा। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये उदाहरण दिए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको एग्जाम्पल कर लेने हैं, ठीक है। अब आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन भैया थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने परमाणु पर एक सिद्धांत किया था, परमाणु पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये क्या क्या सिद्धांत है आइए देखते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। तो डाल्टन भैया ने परमाणु पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो किस पर, कौन कौन से नियमों पर सिद्ध करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। देखिए अब आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों के महत्वपूर्ण अंश। अलग डाल्टन ने परमाणु पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या क्या बताया था। सबसे पहले बताया था सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं, जो सभी द्रव्य है ना वो परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होता है ना ही उसका विनाश होता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, मतलब परमाणु बहुत छोटा है, उसे ना ही तोड़ा जा सकता, इसलिए उसे अविभाज्य कण कहा गया है, ठीक है। तीसरा है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान है। जितने भी तत्व दिए गए हैं उनके परमाणु एवं परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान है, ठीक है। चौथा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान पर रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न है, ठीक है। यदि जब तत्व समान होंगे तो उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, लेकिन जिनके भिन्न भिन्न तत्व होंगे तो परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। पांचवा क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब छोटे छोटे, मतलब अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, तो परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे तत्व मिलकर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, बस इतना बताया गया। 6 पॉइंट है किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। मतलब क्या कहना चाहता है कि जितने भी यौगिक है, कोई भी यौगिक हो, उनमें परमाणुओं की, किसकी, परमाणुओं की जो संख्या रहेगी वो एक प्रकार से क्या रहेगी, निश्चित ही रहेगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। और हम पढ़ते हैं परमाणु होता क्या है। परमाणु परमाणु होता है बहुत छोटा होता है। क्या, परमाणु बहुत छोटा होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, ठीक है। परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण है, मतलब बहुत छोटा कण है, ठीक है। परमाणु द्रव्य में सूक्ष्मतम कण इन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। परमाणु का जो कण है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसे सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.37 गुना 10 की पावर -10 m या 0.037 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं कुछ तत्व, ये आपको याद करने हैं।
ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये तत्व और चिन्ह, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आता परमाणु द्रव्यमान। हमने परमाणु की बात कर ली, परमाणु बहुत सूक्ष्म कण है, इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और ये कुछ तत्व दिए गए हैं आपको, ये आपको याद करने हैं। आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु का वजन। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। कोई भी तत्व उसके परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। वर्ष 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या यू को परमाणु अणु का मापक माना गया है। मतलब जो परमाणु है उनके वजन को मापने की इकाई यू मानी गई है। क्या मानी गई है? यू मानी गई है। ये आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु के द्रव्यमान की इकाई है वो यू है। ठीक है, ये देखिए, ये दिया गया है परमाणु द्रव्यमान की इकाई। ये फिर से कोई तत्व आ गए हैं, ये आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ये याद करना है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? मतलब अस्तित्व में किसके अंडर में रहते हैं ये बताना है आपको। ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। जो परमाणु है ना वो ज्यादातर कैसे होते हैं? अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब मोर रिएक्टेंट होते हैं, इसलिए वो मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये निष्क्रिय गैस कैसी होती है? कौन कौन सी होती है? जैसे H2, O2, ये निष्क्रिय गैस है। ठीक है, ये कैसे मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आप ये उदाहरण देख लीजिए, ये उदाहरण याद कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अणु। पहले हमने परमाणु पढ़ा, फिर पढ़ा हमने परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अणु। क्या? अणु। किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणु के बीच रासायनिक आबंध उत्पन्न के कारण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु से क्या होता है? अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु के निर्माण से क्या होता है? अणु का निर्माण होता है। ठीक है भैया, किसी भी पदार्थ के वह सूक्ष्म इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और ये उस पदार्थ के सारे गुणों को विकसित करता है, जैसे कि H2O। मतलब जो अणु है ना, H2O है, जितने भी अणु हैं वो क्या करते हैं? सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। जो जो उसमें गुणधर्म होंगे वो क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे, मतलब उन्हें दर्शाएंगे। किसी भी अणु का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध होने के कारण होता है। ठीक है भैया, ये हमने पढ़ लिया। ये आपको याद करने हैं यौगिक। ठीक है, जल H2O है तो किस किस से मिलकर होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अमोनिया HN3 तो नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन होती है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होती है। और मीथेन CH4 तो उसमें क्या होगा? कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगा। एथेन कार्बन और हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl तो उसमें सोडियम होगा और क्लोरीन होगी। कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर होगा और ऑक्सीजन होगी। ये आपको याद करना है। अब आता है परमाणुकता। क्या? परमाणुकता। किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी भी एक अणु में उपस्थित होंगे, इसमें किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, ये तत्व है कुछ और इनकी परमाणुकता है। जैसे आर्गन, वो कितना परमाणु है? एक परमाणु है। हीलियम एक परमाणु। हाइड्रोजन कितने परमाणु? दो परमाणु। क्यों? इसमें दो हैं। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये दो परमाणु हैं। फास्फोरस
चतुर्परमाणुक है, और सल्फर बहुपरमाणुक है, और ओजोन त्रिपरमाणुक है। ठीक है भैया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। देखिए क्या, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमें विशेषताएं पता होना चाहिए, फिर हम सूत्र सीखेंगे। रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक या प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी भी चीज का जो सूत्र होगा ना, वो क्या होगा, प्रतीक से होगा, मतलब उसके चिन्ह से होगा। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं पढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र के संगठनों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। मतलब रासायनिक सूत्र हैं, उनकी जो संयोजकताएं हैं या जो आवेश है वो पूरे होने चाहिए। धातु या अधातु की यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है या अधातु को उसके बाद लिखा जाता है। मतलब जो धातु होगी उसको पहले लिखेंगे और जो अधातु होगी उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। बहुपरमाणु आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इसे कोष्टक में रखा जाता है। ठीक है। जो बहुपरमाणु होता है उसे किस में रखते हैं, हम कोष्टक में रखते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हो। अब आता है आणविक द्रव्यमान। किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों को जोड़ने को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे ये एक अणु है, क्या है, ये एक अणु है। ये देखिए H2O एक क्या है, अणु है। ठीक है। अब जिस इसका जो द्रव्यमान होगा, किसी भी एक अणु का द्रव्यमान है उसको आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे H2O, तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो हाइड्रोजन तो 2 है, तो हाइड्रोजन को 2, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 2 उसको 1 से गुणा कर दिया, 2 को 1 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16, तो 16 को 1 से गुणा कर दिया। अब उसके बाद इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 16 2 18। ये होता है आणविक द्रव्यमान। मतलब किसी भी अणु के द्रव्यमान को जोड़ना आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है भैया। अब हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो हमें कुछ विशेषताएं पढ़नी है, पहले वो हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले तत्वों के परमाणु के चिन्हों को लिखा जाता है। यदि हमें कोई सूत्र बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके चिन्हों को लिखना पड़ेगा, मतलब प्रतीक को लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूं Na, सोडियम क्लोराइड, क्या लिखूंगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो हमें कोई भी सूत्र बनाना होगा तो सबसे पहले उससे हमें क्या लिखना होगा, उसका चिन्ह लिखना होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन यही है। तो सोडियम का चिन्ह क्या होता है, Na, क्लोराइड का क्या होता है, Cl। ठीक है। दूसरा क्या है, अब इन चिन्हों के इन चिन्हों के नीचे उनकी संयोजकता या आवेशों को लिखना है। तो हमें पता होना चाहिए Na, सोडियम है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 1, और जो क्लोरीन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, सॉरी, सोडियम की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की भी संयोजकता 2 होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरे में क्या करते हैं, इन्हें क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो 2 Na हो गया और 2 क्लोरीन हो गया, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए ये बना NaCl। ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने कैसे लिखते हैं। सबसे पहले परमाणु के चिन्ह को लिखा जाता है, उसके नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है, फिर इनको क्रॉस कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सूत्र बन जाता है। ठीक है। यही है। मैं आपको अब और दिखा देता हूँ, एक हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इनके नीचे सूत्रों को लिखना होगा। तो हाइड्रोजन और सल्फाइड मतलब एस, ठीक है। इनके चिन्हों को लिखने हैं, उनके नीचे क्या लिखनी है, उनकी संयोजकता लिखनी है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1, और सल्फर की 2। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको क्रॉस करा लेना है। तो क्या बनेगा, 2 हो जाएगा और ये एस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। आशा करता हूँ आपको सूत्र बनाना आया होगा। ठीक है, ये सूत्र आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है, मैं आपको दूसरा सूत्र दिखा देता हूँ। मैं अब आपको सूत्र बनाना सिखाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन का C होता है और ऑक्साइड का O होता है। ठीक है, उनके नीचे उनकी क्या लिखनी है, संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। उसके बाद उन्हें क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो C2 हो गया और OH हो गया। अब आप देख रहे होंगे इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो C और O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या बना, CO2। मैं आशा करता हूँ आपको रासायनिक सूत्र बनाना आ गया होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हो, इनका आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आयन। क्या, आयन, आयन क्या होता है। आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश उपस्थित होते हैं। आयन क्या होता है, परमाणुओं का समूह होता है। क्या होता है, परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ धनात्मक या ऋणात्मक आयन चिन्ह होते हैं या आवेश होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन किन्हें कहते हैं भैया, परमाणु या परमाणुओं के समूह होता है, परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, उन पर कुछ आवेश होते हैं। आवेश मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, उन्हें क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन एक परमाणु होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं, ठीक है, आवेशित होते हैं, आवेशित समूह होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, यही सूत्र बनाए गए हैं जैसे मैंने आपको अभी बनाने सिखाए थे। सबसे पहले हमें जो सूत्र बनाना है तो उसके चिन्ह लिखना होगा, उसके नीचे उसकी संयोजकता, उससे हमें क्या करा देना, क्रॉस करा देना। देखिए आप देख रहे हैं कि ये सभी उसी प्रकार बनाए गए हैं, ये सभी उसी प्रकार बनाए गए हैं। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।